नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी भारत में आपके स्वागत है। बड़ी राजनीतिक खबर कानपुर से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर CASA स्ट्रीट हेलीपैड पर उतरा। वे यहां बसपा और संघ की समन्वय बैठक में हिस्सा लेने के लिए रवाना हुए हैं। बैठक में बसपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी शामिल होंगे। संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह और संघ के कई दिग्गज भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। चर्चा का मुख्य एजेंडा 2027 में उत्तर प्रदेश में बसपा की जीत की रणनीति तैयार करना है। बैठक नवा भंगच स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंटर कॉलेज में आयोजित की गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री विधायक महेश त्रिवेदी के घर भी जाएंगे और राजनीतिक हवालों में इस बैठक को आगामी विधानसभा चुनाव की दिशा तय करने वाली बैठक माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा दावा किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि 2027 से पहले प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में केवल 17 मेडिकल कॉलेज ही संचालित थे, लेकिन अब राज्य में मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का तेजी से विस्तार हुआ है। मुख्यमंत्री के मुताबिक आज प्रदेश में 75 जिलों में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज के लक्ष्य को लगभग हासिल कर लिया गया है और वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में कुल 81 मेडिकल कॉलेज संचालित हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य हर जिले में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना और मेडिकल शिक्षा को मजबूत बनाना है, ताकि लोगों को इलाज के लिए बड़े शहरों पर निर्भर न रहना पड़े। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। हमारे यहां 2017 के पहले गवर्नमेंट सेक्टर में केवल 17 मेडिकल कॉलेजेस संचालित थे। आज हम उत्तर प्रदेश के अंदर 75 जनपदों में हम लोगों ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज के लक्ष्य को लगभग प्राप्त कर लिया है। 81 मेडिकल कॉलेज वर्तमान में यूपी के अंदर संचालित हो रहे हैं और ये मेडिकल कॉलेजेस अलग अलग जनपदों में कार्य कर रहे हैं। और मैं कहूंगा उत्तर प्रदेश के अंदर 4-5 जनपद ऐसे हैं जहां पर मेडिकल कॉलेज के लिए हमारी एक पॉलिसी है। अगर KDSG ग्रुप मेडिकल कॉलेज के क्षेत्र में वहां पर भी आएगा तो वहां पे नए मेडिकल प्रोफेशनल्स निकालने में मदद मिलेगी और स्थानीय नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाने में भी मदद मिलेगी। और हम चाहेंगे कि इस फील्ड में यह भी एक निवेश है। यहां पे हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल 300 बेडेड बना है, लेकिन ये मान के चलिए कि 300 बेड के हॉस्पिटल में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कम से कम 1000 लोगों को काम मिलेगा। 1000 लोगों को। इसमें डॉक्टर होंगे, रेजिडेंट डॉक्टर होंगे, नर्सिंग स्टाफ होगा, पैरामेडिक्स होगा, टेक्नीशियंस होंगे, 4th क्लास से जुड़े हुए सभी ग्रुप, वार्ड बॉय होगा, दाई होगी, स्वीपर होंगे, गार्ड होंगे, सबको मिलाकर के लेंगे तो कम से कम 1000 लोगों को यहां पर कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। यानी सेवा भी है और सेवा के साथ साथ रोजगार भी है और रोजगार के साथ साथ यहां पर इतने परिवारों को स्वावलंबन की दिशा में अग्रसर बढ़ने की दिशा में भी किए जाने वाले प्रयास का एक हिस्सा है। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आई है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया है। एक वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है कि बजट की पूरी क्षमता का लाभ देश तक पहुंचे, इसके लिए विशेषज्ञों के अनुभव और सुझाव बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बजट का पाई पैसा
जिस उद्देश्य से दिया गया है उसे जल्द से जल्द सही तरीके से लागू किया जाना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने यह भी कहा कि कृषि और विश्वकर्मा भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है और कृषि देश की दीर्घकालिक विकास यात्रा का एक महत्वपूर्ण स्तंभ भी है। इसी सोच के साथ सरकार लगातार कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बजट से जुड़े कार्यक्रमों और योजनाओं को जमीन पर प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए सभी के सुझाव और सहभागिता बेहद अहम है। आप सभी ने बजट निर्माण में अपने मूल्यवान सुझावों से बहुत सहयोग दिया और आपने देखा होगा बजट में आप सबके सुझाव रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, बहुत काम आए हैं। लेकिन अब बजट आ चुका है, अब बजट के बाद उसके फुल पोटेंशियल का लाभ देश को मिले, इस दिशा में भी आपका अनुभव, आपके सुझाव और सरल तरीके से बजट का सर्वाधिक लोगों को लाभ हो, बजट का पाई पाई पैसा जिस हेतु से दिया गया है उसको परिपूर्ण कैसे करें, जल्द से जल्द कैसे करें, आपके सुझाव ये वेबिनार के लिए बहुत अहम है। साथियों, आप सभी जानते हैं कृषि, एग्रीकल्चर, विश्वकर्मा, ये सब हमारी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। एग्रीकल्चर भारत की लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट जर्नी का स्ट्रेटेजिक पिलर भी है और इसी सोच के साथ हमारी सरकार ने कृषि सेक्टर को लगातार मजबूत किया। बात बिजनौर से आ रही है एक बड़ी खबर कि उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के नागिना थाना क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब अज्ञात बदमाशों ने एक निजी हॉस्पिटल में घुसकर एक डॉक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी। और जानकारी के मुताबिक नागिना के धामपुर रोड स्थित शिव लाइज हेल्थ केयर सेंटर में बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजकुमार अपने केबिन में बैठकर मरीजों को देख रहे थे। तभी शाम के समय बाइक सवार एक बदमाश मरीज बनकर हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हुए और बताया जा रहा है कि बदमाश सीधे डॉक्टर के केबिन में पहुंचे और उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और गोली लगने से डॉक्टर राजकुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तुरंत CHC नागिना ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया और घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और हॉस्पिटल के आसपास भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया और पुलिस ने डॉक्टर के शव का कब्जा में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और फिलहाल पुलिस आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और हमलावरों की तलाश में जुटी हुई है। इस वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और पूरी पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। और आइए सुनते हैं इस मामले में क्या कहना है बिजनौर के अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण प्रकाश कुमार का। आज ये घटना हुई है उसके बारे में बताइए। देखिए, एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है आज शाम करीब 7 बजे। हॉस्पिटल में हमारे डॉक्टर साहब थे, वो काम कर रहे थे। एक अपराधी अभी आया है, उसने फायर किया जिससे उनको इंजरी हुई। हॉस्पिटल ले जाने पे उनकी डेथ हो गई है। हम लोग सभी पहलुओं से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। CCTV फुटेज हमारे पास यहाँ के अवेलेबल हुए हैं। बाकी जैसा बताया जा रहा है कि एक मोटरसाइकिल भी यहाँ पे जो पॉसिबली उस अपराधी की है, उसके बारे में भी जांच कर रहे हैं। हम लोग सभी यहाँ मौके पे हैं। फील्ड यूनिट की टीम अपना काम कर रही है। सभी ऑफिसर्स
जो भी हमारे पास इस केस से रिलेटेड डायरेक्शन है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। सबको अभी मॉर्चरी भिजवाया जा रहा है, पंचायतनामा पोस्टमार्टम कराया जाएगा। परिवारीजनों के आने के बाद हम तहरीर लेकर के इसमें जो सुसंगत धाराएं हैं उस पर हम अपराध पंजीकृत करेंगे और शीघ्र घटना का वर्कआउट करके जो अपराधी है, जो कल्प्रिट है, उसको हम लोग पकड़ेंगे और आवश्यक कार्रवाई करेंगे। गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। गाजियाबाद के मेरठ रोड स्थित मैनापुर औद्योगिक क्षेत्र में गुरुवार रात एक पेंट फैक्ट्री और स्क्रैप गोदाम में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते पूरे इलाके में काले धुएं और घुबर छा गया। और जानकारी के मुताबिक गुरुवार रात करीब 8:56 पर फायर स्टेशन कोतवाली को मेरठ रोड स्थित मैनापुर इंडस्ट्रियल एरिया में अरविंद केमिकल्स पेंट फैक्ट्री में सरल स्क्रैप गोदाम में आग लगने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही फायर स्टेशन वैशाली और कोतवाली से मुख्य अग्निशमन अधिकारी और अग्निशमन अधिकारी समेत 4 फायर टेंडर तुरंत मौके के लिए रवाना किए गए। मौके पर पहुंचे दमकल टीम ने देखा कि आग तेजी से फैल रही थी और पूरे इलाके में काला धुआं फैल चुका था। आग की भीषण गर्मी के कारण फैक्ट्री का 3 सेट का ढांचा गिर गया और एक तरफ की दीवार भी ढह गई, जिससे आग तक सीधे पानी पहुंचने में काफ़ी दिक्कत हुई। इसके बाद जेसीबी मशीन की मदद से दीवार और 3 सेट को हटाया गया ताकि आग तक पहुंचकर फायर फाइटिंग की जा सके। और हालत को देखते ही वैशाली और साहिबाबाद, मोदीनगर और लोनी फायर स्टेशन के अलावा हापुड़, मेरठ और गौतम बुद्ध नगर से भी दमकल गाड़ियाँ और आर्टिलेटिंग वाटर टावर मौके पर बुलाए गए। इस भीषण आग को बुझाने के लिए कुल 20 दमकल गाड़ियों को लगाया गया और फिलहाल दमकल विभाग की टीम आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी हुई है। और आइए सुनते हैं इस मामले में क्या कहना है अग्निशमन अधिकारी राहुल पाल सिंह का। किस फैक्ट्री में आग लगी है, कितनी गाड़ी अब तक लग चुकी है, कहाँ से गाड़ी मंगाई गई है अब तक? ये आज दिनांक 5 मार्च 2026 को समय लगभग 20:56 पर फायर स्टेशन कोतवाली पर सूचना हमें प्राप्त हुई थी कि सरल स्क्रैप और अरविंद केमिकल्स करके ये मैनापुर इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्रियाँ हैं। हमारी कोतवाली से वैशाली, साहिबाबाद, लोनी, मोदीनगर, इसके अलावा मेरठ से, नोएडा से और हापुड़ से गाड़ियाँ घटनास्थल पर आई और हम लोग लगातार उसी समय से आग बुझा रहे हैं। इस समय जो सरल स्क्रैप है उसमें हमने आग को लगभग काबू कर लिया है और जो केमिकल की फैक्ट्री है उसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जेसीबी मंगाई है और उस साइड शटर तोड़ते हुए हम लोग आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लगता है सर कितना समय लग जाएगा आग बुझाने में? अभी नोएडा से भी हम लोग ने हमारी फायर सर्विस की आर्टिलेटिंग टावर मंगाया है, उससे हम कोशिश कर रहे हैं और जल्द से जल्द इसको काबू करने की कोशिश करेंगे। लगभग 1 से 2 घंटा भी और लगने की संभावना है। पवित्र रमजान के महीने में देश भर में रोजा इफ्तार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी गुरुवार को राजधानी लखनऊ में आयोजित एक रोजा इफ्तार कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी ने मुस्लिम समाज के लोगों के साथ बैठकर रोजा खोला और सभी को रमजान की मुबारकबाद दी। और कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे और आपसी भाईचारे व सौहार्द का संदेश दिया गया। मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी ने कहा कि रमजान का महीना आपसी प्रेम, भाईचारे और इंसानियत का संदेश देता है। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश की खुशहाली और अमन चैन के लिए दुआ भी की। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर सियासी घमासान तेज हो गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा SIR के खिलाफ कल विरोध प्रदर्शन किए जाने की घोषणा के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उन पर तीखा हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि ममता बनर्जी बंगाल की जनता को धोखा देने का काम कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत की नागरिकता दिलाने की कोशिश कर रही है। गिरिराज
सिंह ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग को इस मामले में और गंभीरता से काम करने की जरूरत है। उनका कहना है कि ममता सरकार ने कथित तौर पर घुसपैठियों को आधार कार्ड और राशन कार्ड उपलब्ध कराए हैं। केंद्रीय मंत्री के मुताबिक ऐसे में ममता मतदाता सूची से कम 50 लाख संदिग्ध नामों को हटाने की जरूरत है। इस बयान के बाद बंगाल की राजनीति में बयानबाजी और तेज होने की संभावना है। बंगाल की मुख्यमंत्री धरना पे बैठ रही है सर SIR को लेकर। ममता बनर्जी बंगाल को धोखा देने का काम कर रही है। ये बांग्लादेशी घुसपैठिए मुसलमान को भारत की नागरिकता दिलाना चाहती हैं। मेरा तो मानना है अभी और चुनाव आयोग को डीपली काम करने की जरूरत है, क्योंकि ममता सरकार ने उनको आधार राशन दिया है, इसलिए कम से कम अभी 50 लाख घुसपैठिए को और काटने की जरूरत है। वैसे मैं मानता हूं ममता बनर्जी 1946 जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे लाया था और सोहरावर्दी प्राइम मिनिस्टर थे। हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था। ममता बनर्जी आज सोहरावर्दी के पोजीशन में CM बनी हैं। ये हिंदुओं का कत्लेआम कर रही हैं। अगर ममता बनर्जी इस बार देश को बंगाल को बचाना है, हर घर से गोपाल पाठा एक एक पन्ना होगा। बड़ी राजनीतिक खबर बिहार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा चुनाव 2026 के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए बिहार सरकार के मंत्री राम कृपाल यादव ने कहा है कि यह निर्णय नीतीश कुमार का व्यक्तिगत निर्णय है और उन्होंने कभी किसी के दबाव में काम नहीं किया। राम कृपाल यादव ने यह भी कहा कि विपक्ष को अब भी मौके मिल गए हैं और आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री दिल्ली से भी बिहार के विकास में अपनी अहम भूमिका निभाते रहेंगे। उन्होंने NDA पर भरोसा जताते हुए कहा है कि सभी 5 राज्यसभा सीटें NDA जीतने की संभावना रखते हैं और नए मुख्यमंत्री के चयन का निर्णय सभी नेताओं की बैठक में मिलकर किया जाएगा। बात करें राजनीतिक हलकों की तो राज्यसभा चुनाव 2026 में बिहार की सियासत में भी बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है। हम आपको इस खबर की और लगातार अपडेट देते रहेंगे, देखते रहिए। राज्यसभा भेजा गया, हाईजैक कर लिया गया, आप कैसे देखते हैं? माननीय नीतीश कुमार जी सम्मान नेता हैं और रहेंगे। नीतीश कुमार जी खुद का डिसीजन लेते हैं और विपक्ष को एक मौका मिल गया है। कुछ कहने के लिए है नहीं तो कुछ कह रहे हैं। विपक्ष का कलेजा फट रहा है। नीतीश कुमार जी किसी के दबाव में आज तक काम किए हैं? कोई बतावे तो। वो दबाव बनाए थे, उनके साथ गलती से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चले गए थे। दबाव बनाए, 1 मिनट दबाव बर्दाश्त किए, तो इसलिए उनका स्वयं का निर्णय है। जो अच्छा समझ रहे हैं वो कर रहे हैं और आने वाले दिन में वो दिल्ली रह कर के भी बिहार के विकास में जो उनकी अहम भूमिका है, जिससे विकसित बिहार का सपना उन्होंने देखा है और उसके लिए कार्रवाई कर रहे हैं अपनी सरकार के माध्यम से, करते रहेंगे और बिहार को मजबूत बनाएंगे और विकसित बनाएंगे। अच्छा, जिस तरीके से सर्कल
जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं में भी काफी जो है गुस्सा दिखा सर, जेडीयू के कार्यालय में भी तोड़फोड़ की गई सर, इन सब चीजों को कैसे? देखिए, भावनात्मक लगाव तो है ना माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, उनके कार्यकर्ता का। तो लगता है कि वो चले जाएंगे तो हमें कौन देखेगा, अनाथ जैसा हो जाएगा। भावनात्मक है, सेंटिमेंटल है। बहुत लोग रो भी रहे थे, कार्यकर्ता लोग। स्वाभाविक है, वो गार्जियन थे, पिता तुल थे, भाई तुल थे। निशांत कुमार को भी लेकर के सर कहा जा रहा है कि वो पॉलिटिक्स में जब एंटर करेंगे कोई पद मिलेगा उन्हें पार्टी। अब ये मुझे नहीं मालूम, ये तो ये जनता दल यू का अंदरूनी मामला है और स्वयं निशांत जी तय करने वाले हैं कि उनको क्या करना है। अच्छा सर, जिस तरीके से कल पूरा जो कार्यक्रम हुआ, सारे लोगों ने नॉमिनेशन किया, आप कैसे देखते हैं? अब आगे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा और किस पार्टी का बनेगा बिहार में? सब लोगों ने नॉमिनेशन दिया, सब लोग जीतेंगे भी, सुनिश्चित है। पांचों के पांचों सीट जीतेगी एनडीए। और मुख्यमंत्री कौन होगा ये तो सभी लोग मिल बैठ कर तय करेंगे। कोलकाता से बड़ी सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय खबर आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मैरीटाइम कॉन्क्लेव सागर संकल्प में कहा कि समुद्र अब सिर्फ व्यापार का माध्यम नहीं रहा गया है, बल्कि यहाँ राजनीतिक दबदबे का केंद्र बन चुका है। उन्होंने कहा है कि ग्लोबल लेवल पर तेजी से बदलाव हो रहे हैं। पुराने विचार और पुराने ग्लोबल ऑर्डर पर बदलाव रहे हैं और इन अनिश्चितताओं को समझना आज के समय की सबसे बड़ी चुनौती है। राजनीतिक राजनाथ सिंह ने विशेष रूप से मिडिल ईस्ट की मौजूदा स्थिति का उदाहरण देते हुए कहा है कि वहाँ हो रही घटनाएं असामान्य हैं और भविष्य में यहाँ हमारे पड़ोस में परिस्थितियों का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। रक्षा मंत्री के इस बयान से यहाँ साफ है कि भारत वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों के प्रति सतर्क है और समुद्री रणनीति को लेकर भी लगातार अपनी तैयारियों को मजबूत कर रहा है। और मैरीटाइम डोमेन में गतिविधियां लगातार तेजी से बढ़ रही हैं। पहले समुद्र को केवल ट्रेड का माध्यम माना जाता था, लेकिन आज हम स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि समुद्र स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस का भी केंद्र बनता जा रहा है। दुनिया बदल रही है और पुराने नोशंस टूट रहे हैं और यह बात हम पिछले कई वर्षों से लगातार देख रहे हैं। जो अलग अलग फ्लैश पॉइंट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स दुनिया में दिखाई दे रहे हैं, वे ऊपर से भले ही आपस में जुड़े हुए नजर आते हों, हर ज्योग्राफिकल और रीजनल स्थिति की अपनी अलग अलग बैकग्राउंड और अपनी अलग अलग कहानी है। फिर भी अगर गौर से देखें तो एक कॉमन बात हमको दिखाई देती है। आज ग्लोबल लेवल पर हमेशा कुछ नया हो रहा है, एक परिवर्तन चल रहा है। पुराने विचार, पुराने ग्लोबल ऑर्डर, पुरानी बिलीफ्स तेजी से बदल रही हैं और यही वह अनसर्टेनिटीज हैं जिन्हें हमें समझना होगा। और अभी चल रही मिडिल ईस्ट की स्थिति इसका मैं मानता हूं कि एक ज्वलंत उदाहरण है। आज जो वहां हो रहा है वह बहुत ही असामान्य है। आगे चलकर मिडिल ईस्ट में या हमारे पड़ोस में परिस्थितियां किस दिशा में जाएंगी, इस पर अभी कोई कॉन्क्रीट प्रेडिक्शन करना कठिन है। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए होमबिल टीवी भारत के साथ।